गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अनुपम शर्मा। तो हम लोग जैसा कि आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ रहे थे और उसी में हम तीसरे टॉपिक पर थे प्रोनाउंस के बारे में। तो प्रोनाउंस के कई काइंड्स होते हैं, तो उन्हें काइंड्स के आधार पर मैं हर एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो डाल रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, हर एक पॉइंट्स क्लियर हो सके। इस वजह से अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हम प्रोनाउन में हमने इसके पहले पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, उसके सारे पॉइंट्स जो भी फैक्ट्स होते हैं उनको हमने क्लियर किया विद एग्जांपल अच्छे से। उसके बाद फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन के बारे में पढ़ा। आफ्टर दैट हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आज हमको पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट दैट्स मीन जिसके बारे में हम लोग सर्टेन नहीं है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे आगे जो इनका केस जो बदलता है प्रोनाउंस का, वो किस पर्सन किस केस में लगाए जाएंगे, सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे, नंबर भी हमें याद रखना है। इनसे रिलेटेड सारे पॉइंट्स आज हम बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना और ये प्रॉमिस करना कि अंत तक वीडियो को देखेंगे। आप पहले प्रॉमिस करिए बिल्कुल कि हमें लास्ट तक वीडियो को देखना है। तो अब जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फटाफट इसको थम्स अप देते रहिएगा, शेयर करते रहिए ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को भी, जिससे उनकी भी जितनी भी ग्रामेटिकली प्रॉब्लम्स हो, जितनी भी ग्रामर की समस्याएं, सारी समस्याएं आप आसानी से दूर कर सकेंगे, सारे डाउट्स क्लियर कर सकें और आपको इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम ना है। कहीं से किसी भी प्रकार की राइटिंग में या कन्वर्सेशन में या आपको कोई अंडरस्टैंडिंग है या एग्जाम में एरर फाइंड आउट करने, कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। इस वजह से आप ध्यान से जुड़े रहिएगा, पढ़ते रहिएगा एक साथ, आप हमारे साथ अंत तक देखिएगा, स्किप करके कहीं पर मत जाइएगा। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट जैसा नाम है कि जिसके बारे में हम सर्टेन नहीं होते हैं, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पर्सन हो चाहे कोई वस्तु हो। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में आज हमको पढ़ना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट करें। तो कुछ हमारे ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं जो बहुत ही हमारे सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, सबसे ज्यादा फैमिलियर भी हम लोग उनके बारे में, जैसे समवन, कोई भी एक, समबडी, कोई, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी। ये सब हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जो पर्सन को डिनोट करते हैं। और जबकि जिसमें इसी में अगर थिंग लग जाए, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, तो ये हमारे वस्तुओं की ओर डोनेट करने लगते हैं। तो समवन, समबडी, वन और बडी ये पर्सन को डिनोट करता है और थिंग लग जाए तो ये वस्तु को डिनोट करता है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे आगे जो प्रोनाउंस लगेंगे किस केस में होंगे, सिंगुलर नंबर लगेंगे, प्लूरल नंबर लगेंगे, उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, पजेसिव केस क्या होगा, ये सब हम आपको बस एक टेबल से क्लियर करने वाले हैं। इस टेबल से आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होते हैं, कैसे एरर पूछी जाती है, वो सब कुछ आपको यही से आज के बाद बिल्कुल क्लियर होगा। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर वैसे देखा जाए तो इंडेफिनिट प्रोनाउन आपके पास बहुत सारे हैं, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, ठीक, एवरीवन, एवरीबडी, उसके बाद ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ये भी होता है, सम, एनी, ऑल, मोस्ट, ऑफन, ये सब आपके बोथ, ये सब इंडेफिनिट है जिनके बारे में नहीं पता हमें कौन है, बस है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट हम लोग डेफिनेट नहीं है। तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ हमारे जरूरी पॉइंट्स हैं, देखते हैं टेबल पर। तो सबसे पहले मैंने कुछ टेबल पर लिखा हुआ है कि ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब ये कि जब सेंटेंस में हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस जितने भी लिखे, जब ये सब्जेक्ट का वर्क करेंगे तो इनके साथ जो आगे सेंटेंस में प्रोनाउन यूज होने वाला है वो किस पर्सन में और किस केस में कैसे यूज करना है, ये हमें देखना है। तो पहला लिखा हुआ है वन, याद रखिएगा वन का मतलब कोई भी, किसी को भी, वन शुड डू हिज ड्यूटी। अब देखो मैंने बोला वन शुड डू हिज ड्यूटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा और ये एरर बहुत पूछी जाती है। वन शुड डू हिज ड्यूटी। अब ये सेंटेंस लिखा है, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा वन, नहीं पता कौन है, होगा कोई, तो वन तो सही लिखा है इंडेफिनिट प्रोनाउन, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमारा आगे एक फिर से दिया गया है पजेसिव केस में हिज ड्यूटी। तो
क्या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका पॉजिटिव केस सही है? यही हमें जानना है कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन दिया गया है, इनमें से कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन दिया गया है, तो क्या उसके अकॉर्डिंग अगला जो केस दिया गया है क्या वो सही है? क्या केस लगने वाला है, किस नंबर में लगने वाला है, सिंगुलर या प्लूरल, यही पढ़ना है। तो याद रहे जैसे हमने यहाँ सब्जेक्ट लिखा वन, अगर वन की जगह सब्जेक्ट होता ही या कोई कॉमन नाउन होता, सिंगुलर या कोई प्रॉपर नाउन होता, तो उस कंडीशन में हम हिज लगा देते, बिल्कुल सही है। याद रखिएगा जब सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के प्लेस पर वन दिया गया है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो वन रहेगा, जो पजेसिव केस होगा वो वंस आएगा, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा, वन सेल्फ आएगा। इसका मतलब आपका ये यहाँ पर एरर है। जब आप करेक्शन करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, हिज की जगह आपको क्या लिखना होगा, वन should do one's duty, one should do one's duty। अब देखिए आपको क्लियर हो गया। तो हमारा बताने का मतलब यही है कि यदि इंडेफिनिट प्रोनाउन वन दिया गया है तो उस कंडीशन में आपका जो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो वंस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में अगर आएगा तो वन आएगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा तो वन सेल्फ आएगा। इसके अतिरिक्त हमें ना तो हिम, हिज, हिमसेल्फ, ना तो देम, दियर या देमसेल्व्स बिल्कुल भी नहीं यूज करना, या इटसेल्फ नहीं। वन के लिए आपका वन, वंस और वन सेल्फ ही आएगा। क्लियर? तो आप ये टेबल पर ध्यान से समझते चलिएगा। पहला पॉइंट मेरा यही से क्लियर हो गया, और ये बहुत बार एरर पूछी गई, ये कई बार एग्जाम में आ चुकी है, लास्ट टाइम भी आपको पूछा गया था। तो ये कंपटीशन में आते रहते हैं कि वन के साथ में आपको वंस का यूज करना है, ना कि हिज, हर और हिम या हिमसेल्फ का यूज करना है। कुछ नहीं, वन के साथ वन ही रहता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबॉडी, नो वन, नोबडी, इनमें से कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट वर्क करता है तो प्रेफरेंस में हमेशा जब उसका दूसरा केस लिखा जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव केस हो, चाहे वो पजेसिव केस हो या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आए, हमको हिम, हिज या हिमसेल्फ यूज करना है। हम प्रेफरेंस में इसी को रखते हैं। हमारे मन में डाउट आ रहा होगा कि ये तो मेल या फीमेल किसी के लिए हो सकता है, बिल्कुल सही है। अगर फीमेल की बात करें तो हर यहाँ पर फीमेल को डिनोट करता है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन ये आपको तभी लिखना है जब आप बिल्कुल क्लियर हो, जब आप बिल्कुल श्योर हैं कि नहीं हम फीमेल की ही बात कर रहे हैं, तभी आपको फीमेल लिखना है। अदरवाइज आपको मैस्कुलिन जेंडर में केसेस यूज करने हैं। ध्यान सुनिएगा मैंने क्या बोला कि एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबॉडी, नो वन, नोबडी, इनमें से कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट पर वर्क कर रहा है। तो अब आगे सेंटेंस में अगर कोई प्रोनाउन आता है, चाहे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, चाहे ऑब्जेक्टिव केस में है, चाहे पजेसिव प्रोनाउन है, कुछ भी, हमें हिज, हिम, हिमसेल्फ इनका यूज करना है, ना कि हमको फीमेल यूज करना है। फीमेल तभी यूज करेंगे जब हमें क्लियरली मालूम होगा कि नहीं हम गर्ल्स की ही बात कर रहे हैं, दैट्स मीन फीमेल की ही बात कर रहे हैं, तभी हमें यूज करना है। अदरवाइज हमको इसी का यूज करना है। याद रखिएगा। जैसे तो हम इसको इरेज कर दें, एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। इसे लिख दिया जाए किस प्रकार से हमें यूज करना है। अब देखिए जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं, और ये याद रखिएगा ये सब के सब आपके सिंगुलर है, इसके साथ कभी भी प्लूरल यूज नहीं होगा, सब आपके सिंगुलर है। देखिए जैसे अगर यहां लिख दिया जाए एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी, बिल्कुल सही है। एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी, सभी को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। अब यहाँ पर हिज ही आएगा, आप यहाँ पर हर नहीं लिखेंगे, अगर लिख दिया तो गलत है। यहाँ पर आप इट नहीं लिखेंगे, ये भी इट से गलत है। यहाँ पर आप डियर नहीं लिखेंगे, वो भी एरर है। वंस नहीं लिखेंगे, वो भी एरर है। एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबॉडी के साथ में आपको हिम, हिज, हिमसेल्फ यही यूज करना है। ठीक, अगर आपको क्लियरली मालूम है आपको कि नहीं हम फीमेल की बात कर रहे हैं, तभी आपको फेमिनिन जेंडर के बारे में क्लियर होने पर ही आप इस तरह से हर हर्ष का यूज करेंगे। अदरवाइज आपको मेल में ही यूज करना है, मैस्कुलिन जेंडर में ही यूज करेंगे, फेमिनिन जेंडर में यूज नहीं करना है। और ये
सबसे इंपॉर्टेंट, ये कभी प्लूरल नहीं होते हैं, इसलिए यहां पर कभी दियर नहीं आएगा, कभी इनके साथ देमसेल्व्स नहीं आएगा। याद रखिएगा सिंगुलर होते हैं तो सिंगुलर ही आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी आपके ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस लिखे हैं इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी। इन सब इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ में हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी और प्रोनाउन भी आएंगे वो सिंगुलर नंबर के ही आएंगे, कभी प्लूरल नहीं हो सकते। यहां पर हमारा हिज लिखा है, देखिए अब अगर देख लिया जाए यहां पर हम एक दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, एवरी ऑफ द, अब यहां पर एक एग्जांपल लिख दिया जाए, जैसे आई हेल्प्ड एवरी ऑफ द गर्ल्स इन हर स्टडी। अब देखिए यहां पर मैंने आई हेल्प्ड एवरी ऑफ द गर्ल, अब यहां पर एवरी ऑफ द गर्ल लिखा गया, ये एवरी ऑफ द गर्ल मतलब जितनी भी लड़कियां थी उन सब में से हमने हर एक लड़की की उसकी पढ़ाई में मदद की। अब देखिए यहां पर आपको क्या लिखा गया, हर, क्यों? क्योंकि अब यहां पर हमें मालूम है, हम श्योर हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, गर्ल्स की बात कर रहे हैं। तो जब हमें क्लियर हो जाए कि नहीं अब हम मेल की बात ना करके फीमेल की बात कर रहे हैं, तो हमें उस कंडीशन में हर सेल्फ का यूज करना है, अदरवाइज हमें हमेशा हिम हिज या हिज सेल्फ का ही यूज किया जाता है। याद रखिएगा इस कंडीशन में, और ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनके साथ कभी भी प्लूरल प्रोनाउन का यूज नहीं होगा, कभी देम, दियर, देमसेल्फ कभी नहीं आएगा, हमेशा आपका हिम हिज या हिमसेल्फ का ही यूज किया जाएगा। ओके, बिल्कुल क्लियर है, आप बस ध्यान से इसको समझते चलिएगा। इस कंडीशन में हमें यूज करना है, तो ये हर का यूज तभी किया जाएगा जब आपको जेंडर के बारे में बिल्कुल साफ साफ मालूम हुआ कि नहीं हम अब फीमेल की बात कर रहे हैं, उसी कंडीशन में आपको यूज करना है, अदरवाइज आपको हमेशा मैस्कुलिन जेंडर में इनका यूज किया जाएगा। कभी भी प्लूरल नहीं होते हैं, इनके साथ कभी भी दियर, देम या देमसेल्व्स का यूज नहीं होगा। अब आते हैं नीचे, बात करते हैं एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। ये आपकी वस्तुओं के लिए डिनोट किए जाते हैं, वस्तुओं के लिए इनको यूज किया जाता है। इस वजह से इसके साथ में अगर ये बात आती है तो हमें इट और इट्स का यूज करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इटसेल्फ का यूज करना है, ना कि हमें हिम हिज या हिजसेल्फ का यूज। हिमसेल्फ, हिम या हिज का यूज ना करके अब हमें इट, इट्स या इटसेल्फ का यूज करना है। क्यों? क्योंकि वस्तुओं को डिनोट करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को इशारा करते हैं। ठीक, क्लियर? याद रखिएगा, ये आपका टेबल बना हुआ बिल्कुल क्लियर है। अब इसको आप नोट करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम और एग्जांपल आपको बता देते हैं। जल्दी से आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे आपको एग्जांपल और क्लियर कर देते हैं। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर ही आएगी, कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आ सकती है, सिंगुलर वर्ब ही आएगी। इनसे सेंटेंस स्टार्ट है, वर्ब सिंगुलर आएगी। आपको वन बहुत ध्यान रखना है, वन के साथ एरर देगा तो हिज लगा देता है, वही गलत है। ठीक, जल्दी नोट करिएगा। नोट हो गया। अब आगे हम देखते हैं एक एवरीथिंग, समथिंग, इनका हम अपना एक एग्जाम्पल लिख देते हैं कि इसका एग्जाम्पल कैसा होगा। अब जैसे यहां पर लिख दिया जाए दूसरा एग्जाम्पल, everything has his own beauty। अब देखिए यहां पे लिख दिया एवरीथिंग हैज हिज ओन ब्यूटी, हर चीज की अपनी सुंदरता होती है, हर चीज की अपनी सुंदरता होती है। तो एवरीथिंग सिंगुलर है, हैज सिंगुलर वर्ब लगा है, बिल्कुल सही है। एवरीथिंग सिंगुलर है, हैज सिंगुलर वर्ब लगी है, बिल्कुल सही। लेकिन मैंने क्या बोला, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इनके साथ में हमेशा इट, इट्स और इटसेल्फ का यूज किया जाता है। कभी भी आपको यहाँ पर पर्सन के लिए हिम हिज का यूज नहीं करेंगे, इसका मतलब ये आपका एरर है। तो अब जब आपको करेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, एवरीथिंग हैज इट्स ओन ब्यूटी। अभी बिल्कुल सही हो गया। तो याद रखिएगा एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इसके साथ में हमेशा इट, इट्स और इटसेल्फ का यूज होगा, बाकी सबके साथ में हिम।
यहाँ पर सब्जेक्ट है तो जेंडर क्लियर होने पर ही आप फीमेल में ले जाएंगे, अदरवाइज आपको मेल में ही रखना है। तो जल्दी इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट्स की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आती है, ये भी ध्यान रखना, कभी भी इसके साथ में प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। अगर आप प्लूरल वर्ब लगा दिया तो इसका मतलब है कि ये आपका एरर हो गया, आपको सिंगुलर वर्ब ही लगानी है इनके साथ में। अब देखिए इनसे रिलेटेड कुछ अन्य पॉइंट लिखते हैं, याद रखिएगा। ये सब आपके किस प्रकार से यूज होंगे, इनका प्रयोग कैसे किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला अगर हम बात करें तो अगर हम देखिए बात कर देते हैं सम और एनी, सम और एनी, ठीक। तो सम और एनी ये आपके देखिए ये एडजेक्टिव की तरह भी कार्य करते हैं। इनके तुरंत बाद में अगर नाउन आ जाए तो ये एडजेक्टिव की तरह कार्य करेंगे। अगर समवन, एनीवन, एनीबॉडी, समबडी लिखा है तो प्रोनाउन है, या एनी ऑफ, सम ऑफ लिखा है तो भी प्रोनाउन है। तुरंत अगर नाउन आता है तो ये आपके एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं, ठीक। जैसे यहां पर अगर हम लिख दिया जाए सम बॉयज, सम बॉयज, तो ये हमारा एडजेक्टिव की तरह कार्य करे, क्योंकि ये एक नाउन लिखा हुआ है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। लेकिन अगर जैसे लिख दिया जाए सम ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द बॉयज, अब ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, अब ये प्रोनाउन की तरह कार्य करेगा। हम यहाँ पर बताने का हमारा मतलब क्या है कि किस कंडीशन में आपको ये सम, सम का अर्थ कुछ और एनी का अर्थ कोई। अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस में है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो याद रखिएगा कि सम का प्रयोग कुछ के सेंस में, एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंस में होता है। सम अगर अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे मैंने कुछ अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का यूज होगा, अफर्मेटिव में कभी एनी का यूज नहीं होता है, ये नेगेटिव में यूज होता है। तो सम यूज किया जाता है इसमें इन अफर्मेटिव, अफर्मेटिव अगर सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का यूज होगा, और एनी का यूज किया जाएगा तो एनी आपका किस में यूज होगा, नेगेटिव सेंटेंस में, याद रखिएगा। जैसे अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं, यहां पर एग्जाम्पल की बात करें तो देखते हैं, जैसे लिख दिया जाए आई हैव बॉट एनी पेन्स, बिल्कुल गलत है। अब आपको करेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आई हैव बॉट सम पेन्स। मैंने क्या बोला, सम का मतलब कुछ या एनी का मतलब कोई, एनी का मतलब कोई से आता है और सम का मतलब कुछ आता है। तो सम का यूज पॉजिटिव सेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है, जबकि एनी का प्रयोग निगेटिव सेंस में किया जाता है, दैट्स मीन निगेटिव। अब देख लीजिए जाए आई हैव नॉट सीन सम बॉय, या लिख दिया जाए सम ऑफ देम। अब ये गलत है, अब यहां पर क्या लिखा जाएगा, आई हैव नॉट सीन एनी ऑफ देम, मैंने उनमें से किसी को भी नहीं देखा, उनमें से कुछ को नहीं, मैंने उनमें से किसी को भी नहीं देखा है, ठीक। तो ये अफर्मेटिव में प्रयोग होता है सम, और नेगेटिव में प्रयोग होता है एनी। जैसे आई हैव नॉट सीन, आई हैव नॉट सम बुक, नहीं, आई हैव नॉट बॉट एनी बुक, मैंने कोई बुक नहीं खरीदी, मैंने कोई पेन नहीं खरीदा। तो आई याद रखना, सम अफर्मेटिव में आता है, एनी नेगेटिव सेंस में आता है। लेकिन अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव कंडीशन में आपका दोनों आते हैं। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में आपको दोनों सेंटेंस में से आप सम का यूज भी कर सकते हैं और एनी का यूज भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आप याद रखिएगा, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। इससे रिलेटेड एरर्स आ जाती हैं कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव में और एनी का प्रयोग निगेटिव में। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे लिख दिया जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आता है तो इंट्रोगेटिव में लिख दिया जाता है, जैसे हैव यू बॉट सम
पेन्स, ये भी सही है। और अगर दूसरा लिख दिया जाए हैव यू बॉट एनी पेन्स, देखिए दोनों सही है। तो अफर्मेटिव में सम, निगेटिव में एनी, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उस कंडीशन में आप सम और एनी किसी का भी यूज कर सकते हैं, दोनों सही है। क्लियर? अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग, नेगेटिव में एनी का प्रयोग, लेकिन इंट्रोगेटिव है तो दोनों में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। बस आपको थोड़ा अर्थ भी ध्यान रखिएगा कि किस कंडीशन में हमें सही। अब जैसे एक सेंटेंस मैं आपको यहां लिख देता हूं, हमें पढ़ने से भी पता चल जाएगा कि कुछ का जब सेंस आता है तो कुछ का सेंस आता है तो सम, और कोई का सेंस आता है तो आपको एनी। अब जैसे एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। लिख दिया जाए प्लीज गिव मी एनी फूड, बिल्कुल गलत है। प्लीज गिव मी एनी फूड, कृपया मुझे थोड़ा भोजन, कुछ भोजन दे दीजिए। कुछ का सेंस आ रहा है, कोई भोजन नहीं आ रहा है, ये आपका गलत है। यहां पर आपको करेक्शन क्या करना है, प्लीज गिव मी सम फूड। तो मैंने अर्थ के आधार पर बताया कि सम का प्रयोग कुछ के अर्थ में होता है, जबकि एनी का प्रयोग कोई के अर्थ में होता है। तो याद रखिएगा कहां पर हमें सम का यूज करना है, कहां पर हमें एनी का यूज करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत छोटी सी मिस्टेक है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन मिस्टेक तो मिस्टेक होती है, एरर तो एरर होता है। और वो चार्जेस पार्ट्स आपके स्पेस रिलेटेड एरर है एग्जाम में, उसकी मार्किंग सेम होती है, मार्क्स एक बिल्कुल एक ही जैसे मिलते हैं। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि कहीं से कैसे भी हमें एरर नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि कुछ का सेंस निकलता है, इसका अर्थ कोई। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो दोनों का प्रयोग हो सकता है, लेकिन अर्थ भी याद रखिएगा कि कैसा सेंस निकल रहा है, उसी के आधार पर हमें यूज करना है। अब देखिए, अभी मैंने इसके पहले जो टेबल बनाया था उसी टेबल से रिलेटेड एक पॉइंट बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने उसमें लिखा था कि समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, इसके साथ में सिंगुलर का प्रयोग होता है। सिंगुलर, हिज, हिम, हिमसेल्फ, यही। लेकिन अगर क्वेश्चन टैग में इनका प्रयोग कर दिया जाए, जहां पर एक क्वेश्चन टैग बनता है। अब क्वेश्चन टैग की बात कर दिया तो क्वेश्चन टैग क्या है? जैसे क्वेश्चन टैग आप इतना समझ सकते हो कि कोई बात हमने पॉजिटिव वे में बोली, अफर्मेटिव में बोल दी, हमने कोई बात बता दी, और फिर हमने उसी में एक एग्रीमेंट लेने के लिए बस सहन, वो क्या बोलते हैं कि हाँ सहमति प्रकट करने के, क्या ऐसा नहीं है? तो इस कंडीशन में जब सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी होता है, तो जो क्वेश्चन टैग आता है वहां पर हमें प्लूरल लगाना पड़ता है। अभी आप एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे लिख दिया जाए, एक एग्जांपल लिख दिया जाए, एवरीवन या एवरीबडी डज हिज ड्यूटी। ठीक, एवरीबडी डज हिज ड्यूटी, हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी करता है। क्या नहीं करता है? यही मेरे बताने का मतलब है। इसलिए क्या देखिए, आज बहुत गर्मी है, क्या नहीं है? तो एक बात बताई गई पॉजिटिव वे में, अफर्मेटिव वे में, और उसी का क्वेश्चन टैग हमेशा निगेटिव बनता है। याद ये भी रखिएगा कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा निगेटिव बनेगा, और अगर सेंटेंस निगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा अफर्मेटिव बनेगा। अब देखिए, ये भी याद रखना कि क्वेश्चन टैग में आपका तुरंत हेल्पिंग वर्ब, निगेटिव वर्ड और सब्जेक्ट। तो इसके आधार पर मैंने क्या बोला कि एवरीबडी डज हिज ड्यूटी, हर व्यक्ति अपना ड्यूटी करता है। अब अगर मैं यहाँ क्वेश्चन टैग की बात करें तो मैंने बोला क्या, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, कुछ भी दिया गया होते तो सिंगुलर है, लेकिन यहां पर जब आपका क्वेश्चन टैग बनेगा तो ये हमारा क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। ओके, याद रखिएगा कि जितने भी हमारे होते हैं, ये हमारा जो क्वेश्चन टैग होता है, इनका क्वेश्चन टैग आपका हमेशा प्लूरल बनेगा। समवन, समबडी, कुछ भी सब्जेक्ट दिया गया हो, एवरीवन, एवरीबडी, या नो वन, नोबडी,
या लिख दिया जाए एनीवन, एनीबडी। ये आपके कुछ भी दिए जाएं, इनका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्वेश्चन टैग हमेशा कैसा बनेगा? प्लूरल। आपके सामने एग्जांपल है, ये आप पॉइंट याद रखिएगा कि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट इनमें से कुछ भी दिया गया है, लेकिन अगर आगे क्वेश्चन टैग की बात आती है तो उस कंडीशन में क्वेश्चन टैग आपका हमेशा प्लूरल आएगा। अब यहां पर आपका डजंट ही नहीं हो सकता है, डोंट दे यही आएगा। और ये भी मैंने बोला सेंटेंस अफर्मेटिव तो आपका क्वेश्चन टैग निगेटिव रहेगा, और अगर सेंटेंस निगेटिव तो क्वेश्चन टैग आपका अफर्मेटिव रहेगा। जैसे आपको एक एग्जांपल और बता देते हैं, लिख दिया जाए यहां पर एवरीबडी या एवरीवन, जो भी मानो, एवरीवन कैन नॉट बी इंटेलिजेंट। सेंटेंस लिखा एवरीवन कैन नॉट बी इंटेलिजेंट, हर व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है। तो क्या हो सकता है? तो देखो, अगर देखा जाए तो एवरीवन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के आधार पर हमें सिंगुलर आना चाहिए। तो अगर हमने यहां पर लिख दिया, यहां पर कांट ही, तो समझ लीजिए तुरंत गलत है। अब देखिए यहां पर कैन नॉट लिखा है, अब हमने कैन नॉट कांट लिख दिया। तो मैंने अभी बोला था जब सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और जब नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। इसका मतलब ये भी हमें याद रखना है कि यहां पर ये अफर्मेटिव आएगा, नॉट का यूज नहीं करना। तो ये है तो सिंगुलर, लेकिन क्वेश्चन टैग किसमें बनता है? प्लूरल बनेगा। तो आपको याद रखना है कि प्लूरल आएगा तो हमें क्या करना है? तुरंत, ये होते तो सिंगुलर है, ही इसका सिंगुलर ऑब्जेक्टिव केस बनता है, हिम सब्जेक्टिव केस बनेगा ही। तो अब हम जब प्लूरल को यूज करना है तो प्लूरल फॉर्म में हमें क्या होता है? दे। इस वजह से अब हमको क्या करना पड़ेगा? यहां पर दे। अब ये सही हो गया। तो पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, जो भी इनका क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्वेश्चन टैग हमेशा प्लूरल आएगा, दे, ना कि ही आएगा। सेंटेंस अफर्मेटिव है, क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, और अगर सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। ये भी याद रखिएगा, एरर आ जाता है कि सेंटेंस निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग भी आपका निगेटिव बना देगा, वही गलत है। क्वेश्चन टैग निगेटिव, इसका मतलब है कि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव, और ये निगेटिव तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव। और याद रखिएगा प्लूरल बनता है इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ में, और अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं लिखा गया है, सीधे सीधे क्लियर नहीं मालूम है किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो फिर हमें उसी के अकॉर्डिंग लगाना है, ये याद रखिएगा। ठीक, अब ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। जल्दी से नोट कर, बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा, बस आप ध्यान से देखते जाइए। नोट हो गया? चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है आल। आल सुना? आल याद रखिएगा, मैंने पहले ही बताया था, फिर से बता देता हूं कि हम प्रोनाउंस के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रोनाउंस के जो काइंड्स हैं, जो हम नेम बता रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा, फिर हमने अब रिफ्लेक्सिव पढ़ा था, फिर अब हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो कुछ जो प्रोनाउंस होते हैं यही सेम काइंड्स हमारे एडजेक्टिव में भी आते हैं। और शुरुआत में मैंने बोला था कि सिर्फ और सिर्फ होता क्या है, सिर्फ फर्क पड़ता है कि तुरंत बाद अगर कोई नाउन लगा तो एडजेक्टिव हो गया, और अगर नाउन नहीं दिया गया तो प्रोनाउन। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है। ऐसे ही सेम ईयर जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर एक इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन इसका मतलब नाउन नहीं आएगा तुरंत, और अगर तुरंत इसके बाद एक नाउन आ जाए जैसे, तो उस कंडीशन में हमें आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। अब हम बात करते हैं जैसे आल, तो अगर हम सीधे सीधे यहां पर लिख दें आल द बॉयज, तो ये आल जो हमारा दिया गया है ये तो ठीक है, लेकिन ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव बन गया। क्यों? क्योंकि ये नाउन है। और अगर हम बात करें यहां पर ऑल ऑफ द बॉयज,
ऑल ऑफ द बॉयज, बिल्कुल, अब ये हमारा प्रोनाउन बन गया। ऑल ऑफ अस, ठीक, यहां पर लिख सकते हैं ऑल ऑफ अस, या इस तरह से भी लिखा जा सकता है वी आर। अब हम यहां पर बताने का हमारा मतलब क्या था कि हम अगर ऑल की बात करें तो ऑल आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों सेंस में प्रयोग किया जाता है। अगर हम ऑल की बात करें तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। और याद रखिएगा, अगर काउंटेबल नाउन है तो वर्ब प्लूरल आएगी, और अगर अनकाउंटेबल थिंग की बात कर रहे हैं तो वहां पर वर्ब सिंगुलर आएगी। तो ऑल का अगर सेंस प्रयोग किया जाए तो ऑल ऑफ, तो ऑल ऑफ के साथ में यहां पर देखिएगा क्या आएगा, और मोस्टली द, उसके बाद जो हमारा काउंटेबल नाउन आता है, काउंटेबल नाउन आएगा तो वो हमेशा किसमें आएगा, प्लूरल, और उसके बाद में ऑल ऑफ द बात कर दे। और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो ये हमेशा क्या आता है, सिंगुलर। तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो वर्ब प्लूरल आएगी, और इसके साथ जो वर्ब आएगी वो वर्ब हमारी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक, ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि ऑल की अगर बात करें तो उस कंडीशन में ऑल ऑफ, तो ऑल ऑफ द बॉयज काउंटेबल है, प्लूरल आएगा, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर आएगा। तो जब काउंटेबल अनकाउंटेबल है तो उसके ऑल का मतलब सभी, बहुत ज्यादा है, तो वर्ब प्लूरल आएगी। लेकिन जो गिना ही नहीं जा सकता, जिसको 1 2 3 में नंबर्स नहीं बता सकते, तो हमेशा सिंगुलर आएगा। ठीक, याद रखिएगा, जैसे लिख दिया जाए ऑल ऑफ द बॉयज हैव डन दियर वर्क। अब उसके बाद लिख दिया जाए ऑल ऑफ द मिल्क वाज सोल्ड। देखिए, ओके, ऑल ऑफ द बॉयज हैव डन दियर वर्क। ऑल ऑफ, सभी लड़कों ने अपना काम कर लिया, दियर आएगा, सभी लड़कों ने कर लिया है। ऑल ऑफ द मिल्क, बॉयज हमारा काउंटेबल नाउन है, और जो मिल्क है ये हमारा कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन है, वर्ब सिंगुलर है, और काउंटेबल नाउन आ रहा है, इसका मतलब वर्ब कैसी आ रही है, प्लूरल। याद रखिएगा, ऑल ऑफ के बाद में द के साथ काउंटेबल नाउन प्लूरल आएगा तो वर्ब प्लूरल आएगी। ऑल ऑफ के बाद में अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर आएगा, और वर्ब भी सिंगुलर आएगी। इसलिए ऑल ऑफ द शुगर वाज सोल्ड, ऑल ऑफ द शुगर, पूरी चीनी बिक गई, बेच दी गई। ऑल ऑफ द बॉयज, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। ठीक, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब जिसे एक पॉइंट हम और बता देते हैं कि किस प्रकार से लिखा जाता है। आप जैसे यहाँ पर ऑल ऑफ अस ये लिखे, या ऑल ऑफ देम ऐसा लिखा जाता है, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, वी ऑल में लिख देते हैं, या इसको हम लोग दे ऑल में लिख देते हैं। ऑल ऑफ देम तो दे ऑल, या ऑल ऑफ अस, ये हमारा इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक, ऑल ऑफ अस या वी ऑल, जैसा भी हमारा मन हो उस तरह से हम लिख सकते हैं। सेंटेंस हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं, ऑल ऑफ अस हैव कंप्लीटेड आवर टास्क, या वी ऑल हैव कंप्लीटेड आवर टास्क। ऑल ऑफ देम आर रेडी, या दे ऑल आर रेडी। इस तरीके से हम यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। एक की जगह पर ये भी लिखा जा सकता है, या आपस में कैसा भी इंटरचेंज हो सकता है। ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, जल्दी से नोट करिए। फिर हम लोग अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं फटाफट, और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जल्दी से इसको शेयर भी करते रहिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर ले, फटाफट जल्दी से नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नोट हो गया, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस इंपॉर्टेंट है, आप सही से समझते चलिएगा। कहां पर किस तरीके से काउंटेबल अनकाउंटेबल का भी हमें ध्यान रखना है, किसका कहां कैसे प्रयोग करना है, किसके साथ कौन सा प्रोनाउन आएगा, किस केस में आएगा, ये सारे पॉइंट्स हमें बहुत ध्यान रखने हैं। जैसे अभी मैंने ऑल के बारे में बताया था, सेम हियर आप, अब अगर हम बात करें
सम, तो ये भी ध्यान रखिएगा, सम जो प्रयोग किया जाता है तो सम ऑफ द, तो अगर इस बात करें तो यहां फिर अगर हम बात करें तो काउंटेबल नाउन आएगा और इसके साथ में अनकाउंटेबल नाउन भी आता है। अनकाउंटेबल नाउन याद रखिएगा, काउंटेबल नाउन आएगा तो वो कैसा आएगा प्लूरल, अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वो कैसा आएगा सिंगुलर। तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी हमें याद रखना है कि किस फॉर्म में आएगी। ठीक, एक हमारा ये पॉइंट हो गया सम। सेम एज दूसरा अगर बात कर दे तो हम यहां पर लिख सकते हैं मोस्ट के साथ में, तो मोस्ट ऑफ द, उसके बाद अगर बात करें तो याद रखिएगा यहां पर काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लूरल फॉर्म में आएगा और वर्ब जो लगेगी वो कैसी लगेगी प्लूरल लगेगी। अगर हम अनकाउंटेबल बात कर दें, उसके बाद अगर हमने अनकाउंटेबल नाउन की बात कर दिया जाए तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि बस यहां पर हमें कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों सेंस में प्रयोग किए जा रहे हैं। सम हो गया, एनी भी ऐसे आता है, सेम ईयर आपका एनी भी आएगा। तो अगर काउंटेबल सेंस में है तो इसका मतलब है वहां पर प्लूरल आएगा सब, और अगर अनकाउंटेबल सेंस में है तो वहां पर हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा और सिंगुलर नाउन आएगा। सेम ईयर हम बात कर दे एनी, एनी का वैसे तो नेगेटिव सेंस में आता है, एनी का यूज एनी ऑफ यू सेंस किया तो वहां पर अनकाउंटेबल में यूज नहीं करते, लेकिन अफर्मेटिव और निगेटिव जब सेंस आता है तो उस कंडीशन पे एनी का प्रयोग, जैसे एनी टाइम किसी भी समय, ठीक, एनी टाइम किसी भी समय। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंस में इस तरह एनी ऑफ यू आता है, एनी ऑफ टाइम नहीं आएगा। अब देखो हम एक एग्जांपल लिख देते हैं, एग्जांपल लिख दिया जाए, जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं सम ऑफ द बॉयज, ये भी हमारा सही है, सम ऑफ द बॉयज हैव नॉट डन दिस वर्क। ठीक, सम ऑफ द बॉयज हैव आ गया, ओके। अब दूसरा अगर हम लिख दिया जाए सम ऑफ द वाटर वाज ड्रंक बाई हिम, वाज ड्रंक सिंगुलर आ गया क्योंकि अनकाउंटेबल है। इसी प्रकार से हम बात कर दिया जाए मोस्ट ऑफ द पीपुल वर रेडी टू गो, मोस्ट ऑफ द पीपुल वर प्लूरल है और फिर यहां पर मैंने लिख दिया मोस्ट ऑफ द मनी वाज स्पेंट। देखिए, तो कहने का मतलब हमारा कि सम मोस्ट ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों सेंस में प्रयोग किए जाएंगे, बस ध्यान रखना है काउंटेबल है तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब और अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। बिल्कुल आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है कि सम मोस्ट ऑल इसके पहले, लेकिन जो बोथ आता है, बोथ मतलब दोनों, वो हमेशा काउंटेबल सेंस में ही आएगा। ये भी याद रखिएगा कि बोथ आपका काउंटेबल सेंस में ही आता है, ठीक, लेकिन सम मोस्ट और ऑल, सम ऑफ मोस्ट ऑफ सम ऑफ ऑल ऑफ अगर काउंटेबल है तो नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल आएगी, अनकाउंटेबल है तो नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर आती है। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग एक और रूल की तरफ बढ़ते हैं, एक और पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लाइक करते चलिएगा, शेयर भी करते रहिएगा फटाफट। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में जाकर के हमें बताइएगा, हम आपको उसके सोल्यूशन दे देंगे। ठीक, तो चलिए इसको जल्दी से नोट करें, इसके साइड लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट्स की ओर।
नोट हो गया? चलिए देखते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा सही से किस तरीके से हमें यूज करना है, ठीक? वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा और एरर्स होने की जो आप पॉसिबिलिटी होती थी वो सारे आपकी समस्या दूर हो जाएगी। सम जितने भी हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस है आप इनको ध्यान से बस पढ़िएगा, एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, अपने आप आपको धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। बस हो सकता है आपको एक बार में ना आए तो आपको एक दो बार तीन बार वीडियो को देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करिएगा। इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो फिर से वीडियो देखिए, आप समझिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमको कमेंट में अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, हम उसका आपको सोल्यूशन देंगे। अब देखिए इसी में अगर बात कर दिया जाए तो हम अगर बात कर दें फ्यू और लिटिल, तो ये वैसे आपके एडजेक्टिव तरीके होते हैं, फ्यू के साथ में नाउन लिटिल आता है, लेकिन याद रखिएगा कि फ्यू अगर आएगा तो फ्यू जब बात करेंगे तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? काउंटेबल सेंस में यूज किया जाता है। और लिटिल जब बात किया जाता है तो इसका यूज किसमें किया जाता है? अनकाउंटेबल। फ्यू का अगर बात करें, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, याद रखिए हम आपको एडजेक्टिव में फिर से बताएंगे। एडजेक्टिव मिलेगा फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। ये फ्यू कुछ, इसका मतलब कुछ, ये काउंटेबल थिंग के लिए यूज किया जाता है और ये आपका अनकाउंटेबल थिंग के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए इनसे रिलेटेड हम आपको एग्जांपल बता देते हैं कि किस तरीके से सेंटेंस में एग्जांपल आता है। देखिएगा इधर ए फ्यू ऑफ दीज पेन्स आर ओल्ड, अब इसे यहां पर लिख दिया जाए ए फ्यू ऑफ दीज पेन्स आर ओल्ड। ए फ्यू ऑफ दीज पेन्स, इन पेनों में से कुछ पेन जो है वो पुराने हैं। पेन काउंटेबल है, इन पेनों में से कुछ पेन जो है वो हमारे पुराने हैं, ठीक? अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात कर दें, दूसरा एग्जांपल यहां पर लिख दिया जाए यू हैव डन वेरी लिटिल फॉर मी। अब देखिए वेरी लिटिल बहुत थोड़ा, यू हैव डन वेरी लिटिल फॉर मी, तो अब आपने मेरे लिए बहुत थोड़ा सा काम किया है। इस कंडीशन में आप याद रखिएगा इस तरीके से एक एग्जांपल और लिख दिया जाए ही knows a little of everything, जो भी चीज है उसके बारे में बहुत थोड़ा जानता है। तो हमारा बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि फ्यू और लिटिल, फ्यू कुछ, लिटिल थोड़ा, तो ये काउंटेबल सेंस में, ये अनकाउंटेबल सेंस में यूज किया जाता है। इनके तुरंत बाद अगर नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव तरह भी आता है, जैसे फ्यू बॉयज और लिटिल वाटर। याद रखिएगा इनके तुरंत बाद अगर नाउन आता है तो आपको याद रखिएगा कि फ्यू काउंटेबल नाउन की तरह, काउंटेबल नाउन के साथ आता है, जबकि लिटिल आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज किया जाता है, ठीक? ये पॉइंट्स आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम आपको कुछ और एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते थे जो हम आल से रिलेटेड पॉइंट है। आल से रिलेटेड पॉइंट है कि आल किस किस तरह से किन वर्ड्स के साथ यूज हो जाता है, तो वहां पर हम थोड़ा सा फ्रेज बन जाता है, तो उनका फ्रेज का अर्थ कैसे निकल आता है, ठीक? और इसी प्रकार से सम, आल और सम, जैसे आफ्टर ऑल हो गया, इसी प्रकार से ऑल द टाइम हो गया, तो ऐसे सम से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स, तो आप इसको नोट करिएगा जल्दी से। उसके बाद हम आपको एक टेबल बना के समझा देते हैं कि किस प्रकार से आल का प्रयोग फ्रेज के सेंस में होता है और किस प्रकार से सम का प्रयोग सेंस में किया जाता है। जल्दी से नोट करिएगा। चलिए नोट हो गया। अब आगे देखते हैं हम आल और सम से रिलेटेड कुछ फ्रेज है। आल और सम से रिलेटेड कुछ फ्रेज है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम वहां पर फ्रेज का अर्थ कैसे बदल जाता है, उसका अर्थ क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे लिखा है आफ्टर ऑल। तो वैसे देखा है तो आफ्टर एक प्रीपोजिशन है बाद में से, लेकिन आफ्टर ऑल अगर एक साथ आता है तो एक फ्रेज बनता है। जैसे हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़े हैं तो इनका अर्थ बदल जाता है। आफ्टर ऑल आखिरकार, आफ्टर मतलब क्या होता है, अक्सर लोग हम बात करते हैं तो बीच में कभी आता है आफ्टर ऑल, फिर ऐसा हो गया, आखिरकार ऐसा करने में समर्थ हो गए, तो आफ्टर ऑल आखिरकार। नॉट एट ऑल बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल बिल्कुल भी नहीं, ये जब सेंस आता है तो नॉट एट ऑल आता है। फॉर ऑल सभी के वास्ते, सबके लिए, जिसे हम कह सकते हैं फॉर एवर,
होता है फॉर ऑल, तो सभी के वास्ते, सभी के लिए, वंस फॉर ऑल हमेशा के लिए, वंस फॉर ऑल का मतलब क्या है, हमेशा के लिए। ऑल इन ऑल ये आपका इंडियन फ्रेजेस में आता है, पढ़ा भी होगा। ऑल इन ऑल होल एंड सोल से बोलते हैं, सर्वे सर्वा जो सब कुछ है, तो ऑल इन ऑल ओवर सब जगह। देखिए याद रखिए ऑल ओवर, वैसे सिर्फ ओवर आता तो कोई चीज ओवर हो गई, ठीक, ओवर टाइम ओवर, समय समाप्त हो गया, कंप्लीटेड, ओवर हो गया, लेकिन ऑल ओवर का मतलब सब जगह, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में, ठीक। ऑल अलोंग पूरे रास्ते, ऑल अलोंग का मतलब पूरे रास्ते, ऑल अलोन बिल्कुल अकेला, अलोन का मतलब तो अकेला होता है, लेकिन ऑल अलोन का मतलब बिल्कुल अकेला होता है, ठीक। ऑल द सेम एक साथ, बिल्कुल ठीक वैसा ही, एक समान, ऑल द सेम, ऑल राइट बिल्कुल ठीक, ऑल राइट ओके बिल्कुल ठीक। ये ऑल राइट एक साथ लिखा जा सकता है, तो एक साथ लिखेंगे तो एक एल रिमूव कर दिया जाता है, एक साथ लिखेंगे तो एक एल हट जाता है। अब जैसे ऑल से कुछ फ्रेजेस बने हैं, सेम हियर सम से, जैसे अभी हमने पढ़ा था समवन, समबडी, समथिंग, तो इनका अर्थ क्या होता है, देखो समबडी, समबडी मतलब कोई व्यक्ति, समबडी मतलब क्या है, कोई व्यक्ति, और समवन का मतलब कोई ना कोई, बहुत ध्यान से समझिएगा। समबडी और समवन के यूज में हम लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि समबडी लगाया जाए, समवन लगाया जाएगा ट्रांसलेशन में या बोलने में, तो हम क्या लगाएं, कौन सा उचित रहेगा, तो अर्थ समझिएगा, कोई व्यक्ति, समवन कोई ना कोई, समवन कोई ना कोई, समथिंग कोई वस्तु की बात करते हैं, ये पर्सन की बात आती है, ये वस्तु की बात आती है, तो याद रखिएगा समबडी कोई व्यक्ति, समवन कोई ना कोई, ठीक। ऐसे अब आगे देखिए, समहाउ किसी न किसी प्रकार से, जैसे एनी हाउ एक आता है, ऐसे होता है हमारा समहाउ किसी न किसी प्रकार से, किसी प्रकार से। सम प्लेस, देखिए सम प्लेस इसको ध्यान सुनिएगा, और समवेयर इसका मतलब कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं तो वही है, और समवेयर किसी जगह, इतना अर्थ बदलता है, सम प्लेस कहीं ना कहीं, और समवेयर किसी जगह, समवेयर जैसे लिख दिया जाए, एक जैसे कि मैंने कमरे में मेरी चाबी कहीं पर रख दी है, तो किसी जगह रखी है, कमरे के अंदर एक डेफिनेट प्लेस है, समवेयर एक डेफिनेट प्लेस है कि इसी के जगह, इसी के अंतर्गत किसी जगह हमने रख दी। आई हैव पुट माय कीज समवेयर इन दिस रूम, इस रूम में मैंने कहीं अपनी चाबी रख दी, तो किसी जगह, ये डेफिनेट, सम प्लेस कहीं ना कहीं, विशाल, ह्यूज, सम टाइम किसी समय। देखो अब ये दोनों ध्यान से रखिएगा, सम टाइम और सम टाइम्स। सम टाइम एक पर्टिकुलर टाइम बताया गया, किसी समय, कोई टाइम और किसी समय, और सम टाइम्स का मतलब है कभी कभी, नहीं पता कब, कभी कभी ऐसा होता है। सम जैसे लिख दिया जाए, समटाइम्स माय पेरेंट्स गो टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, कभी कभी मेरे पेरेंट्स जो थे वो प्रिंसिपल से मिलने स्कूल जाते थे। तो सम टाइम किसी समय, और सम टाइम्स कभी कभी। फिर लिख दिया जाए सम व्हाट, कुछ कुछ, सम व्हाट, तो कुछ कुछ ये जो होता है सम, ये आपके ऑल और सम से रिलेटेड कुछ फ्रेज थे, इंपॉर्टेंट फ्रेज है, आप ध्यान से इनको दिमाग में बिठा लीजिएगा, किस अर्थ में कहां पर यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे इनका प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, मिलेंगे आपको हम एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में, एक नए अंदाज में। तो आप तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको सारे वीडियोज मिल जाएं और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। इसलिए बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, थम्स अप देते रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। बस आप घर में रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए और खुश रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।